Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh students. Hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English grammar class. Student, as you know that in the previous classes we have started a new lesson number 5 clauses, in which I taught you what is a phrase, what is a clause, and what is a sentence, and then we switched to the analysis of a sentence, in which we have learned about how many parts of a sentence, subject and predicate, and how many forms of the subject, and then we come to the next part of the sentence, that is very important, that is the fundamental part of the sentence, that is verb. फिर उसमें हमने आपको I gave you the difference between the finite and non-finite verb and transitive and intransitive verb. So hopefully you learned, आप सीख गए होंगे कि आपने क्या difference होता है, what are the finite verbs, what are the non-finite verbs, or how can you differentiate between the transitive and intransitive verb. So let's the third part, which is about the kinds of sentences. Actually इसमें हम different kinds of sentences पढ़ेंगे. Structurally जो है वो हमारे पास जो kinds of sentences है वो हमारे पास है simple, compound और complex. हमने और जो functionality के लिहाज से जो kind of sentence है वो है हमारे पास imperative, declarative, interrogative and exclamatory sentence. ठीक है, तो हम जो है हमारे पास सबसे पहले मैं आपको क्लॉजेस में दो टाइप के क्लॉजेस डिस्कस करूंगी, जिसमें वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड इज डिपेंडेंट क्लॉज. एक होता हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसका अनदर नेम जो है उसको मेन क्लॉज भी कह सकते हैं. वी कैन आल्सो कॉल इट प्रिंसिपल क्लॉज. और डिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स कम व्हाट इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज. Clause here it is written, I have written for you a clause that can form a complete sentence, stand alone and have a subject and predicate. Students, सबसे पहले जो है वो आप एक बात याद रखिए कि आपको जो है फाइनाइट वर्ब, मैंने आपको जैसे बताया था कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, उसको कैसे सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई करते हैं, एंड उसकी हिंट मैंने आपको क्या दी थी कि जो द सब्जेक्ट दैट कम्स राइट आफ्टर द वर्ब दैट कम्स राइट आफ्टर द सब्जेक्ट, जो आता है वर्ब सबसे पहले जो वर्ब आता है, समटाइम इट कैन बी अ लिंकिंग वर्ब, इट कैन बी एन ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, या फिर जो है वो वर्ब हो सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकता है. तो वो सब जो है वो किस में आते हैं, कम टू द फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब में आते हैं, जो फर्स्ट वर्ब होता है वो आपका फाइनाइट वर्ब होता है. तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें हमेशा याद रखिएगा, क्लॉज में हमेशा एक फाइनाइट वर्ब जरूर होता है. Only one finite verb, यानी one clause है तो one finite verb. If we have two clauses, we have two finite verb. If we have three clauses, we have three finite verb. इसी तरह and so on. ठीक है, तो जो सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, उसमें एक फाइनाइट वर्ब भी होगा, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएगा. दूसरी इसमें मैंने क्या चीज़ लिखी है, कैन स्टैंड अलोन, यानी वो अकेले खड़ा हो सकता है. इट डजंट नीड एनीथिंग एल्स टू वेरीफाई, टू देन जस्टिफाई द सेंटेंस, द क्लॉज, यानी उसको अपने जस्टिफिकेशन के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी. वो खुद ही जो है वो अपने पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस होगा और उसमें एक क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा. तो ऐसे क्लॉज को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, व्हाट इज द एग्जाम्पल, द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज ऑनेस्टी. अब यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. द सब्जेक्ट इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ, इज ऑनेस्टी इज द प्रेडिकेट, और आपका ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंटेंस बना रहे, स्टार्ट विद द कंप्लीट कैपिटल लेटर, एंड्स विद फुल स्टॉप. और इसमें कितने फाइनाइट वर्ब है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, दैट इज जो कि क्या है, इज द फाइनाइट वर्ब. अच्छा, आप सेंटेंस को देखेंगे तो इट कैन स्टैंड अलोन, यानी इसके लिए आपको कोई दूसरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. इट डजंट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन. इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कोई और वर्ड की ज़रूरत नहीं है. द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज ऑनेस्टी, इट गिव्स द कंप्लीट सेंस. और देख लीजिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट भी है और एक प्रेडिकेट भी है. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज इज व्हाट, आपको और भी एग्जाम्पल बना लें, आप खुद बना लीजिए. जैसे I have an expensive pan. I bought a new dress for the birthday for the party.
So these are the such sentences that gives a complete sentence, that can stand alone, that has a subject and predicate. This is about the independent clause. अच्छा, इसको independent clause को मैं दोबारा repeat कर रही हूँ कि इसको क्या कहते हैं. We can also call it main or principal clause. Now come to this dependent clause. Dependent clause समझिए इसका बिल्कुल opposite है, इसका बिल्कुल opponent है. क्या है? A clause with a subject and verb. इसमें भी सब क्लॉज में तो इट इज कंपल्सरी टू हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसमें तो ज़रूरी है कि आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब हो, चाहे जब भी हम क्लॉज की बात करते हैं. बट नॉट एवरी क्लॉज, मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉट एवरी क्लॉज इज अ सेंटेंस. तो हर क्लॉज जो है वो आपको सेंटेंस नहीं हो सकता. समटाइम डज नॉट गिव द कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करता. एंड व्हाट इज फर्दर रिटन हियर एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन, और ये अकेले भी खड़ा नहीं हो सकता. अकेले खड़ा होने का मतलब ये है कि इट नीड्स समथिंग एल्स टू डिस्क्राइब इट. उसको मज़ीद जो है वो सपोर्ट चाहिए अपने सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. इफ़ यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, मैंने लिखा हुआ है जस्ट इफ टू ऑफ देम आर मिसिंग. अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या मतलब हो जाएगा? अगर उनमें से दो जो हैं वो मिसिंग हैं, तो what do you think? Is it a complete sentence or is it gives the complete sense? ये complete sense दे रहा है, complete thought को express कर रहा है. Can it stand alone? ये अकेले खड़ा हो सकता है? नहीं. It is obvious that it cannot stand alone. It needs something else to describe it. ठीक है, इसको अपनी मीनिंग को क्लियर करने के लिए, अभी ये वैग है, अभी अनक्लियर मीनिंग है, इसको अपनी मीनिंग को क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है. जैसे हम कहते हैं ना, इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करूँगी. इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई. तो अगर बारिश हुई तो आगे भी हमारे पास कोई ना कोई कंटेंट होना चाहिए जो हमारी बात को क्या करेगा, कंप्लीट थॉटफुल सेंटेंस में चेंज कर देगा. सो डिपेंडेंट क्लॉज को और क्या कहते हैं? वी कॉल इट सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. ठीक है, ये टर्म्स आप याद रखिए क्योंकि इट विल बी यूज्ड इन योर एक्सरसाइजेस दैट आर गिवन इन योर बुक. नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अब काइंड ऑफ सेंटेंस पे आइए. अगर आपको इफ यू गेट एन आइडिया अबाउट द वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द फाइनाइट वर्ब, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये सारे क्या हैं. इनमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी एक दो बातें हैं जो एडिशनल हैं, वरना दे कहते हैं जो मैंने आपको जितना भी सारा प्रीवियस आपको लेक्चर कंडक्ट किया है, तो उस लिहाज से उसमें बहुत सारी बातें हम कवर कर चुके हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग वी हैव कवर्ड ऑलरेडी. ओनली वी आर आई एम नॉट हियर, आई एम जस्ट कैटेगराइजिंग द सेंटेंसेस. ओके, अच्छा, अब हम पढ़ते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस. मैंने बताया था स्ट्रक्चरली जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को देख लेते हैं. क्या होता है? बहुत ईजी है. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? इफ एनी सेंटेंस, आपको सेंटेंस का मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट मीनिंग देगा, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क. और जो है उसमें क्या होता है, इट कैन हैव अ फाइनाइट वर्ब और जो है नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकते हैं. When we have only one finite verb in a sentence, जब हम one finite verb की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली we get हम समझ में आ जाती है कि जब हम one finite verb की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि we have only one clause. ठीक है, और उसमें एक ही जाहिर बात है जब हम वन क्लॉज की बात करते हैं तो इट इज़ ऑब्वियस दैट कि वहाँ पर एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होगा. तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं. जब हम वन फाइनाइट वर्ब कहते हैं इट मीन्स दैट वी हैव अ वन क्लॉज, और जब हम वन क्लॉज कहते हैं इट मीन्स दैट वी हैव ओनली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं आपके के लिए मैंने दोनों सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें मैंने वो एज अ कहते हैं एक्शन वर्ब भी यूज़ किया है. आई हैव यूज्ड हियर इन अदर एग्जांपल आई हैव यूज्ड हियर स्टेट ऑफ बीइंग एज अ वर्ब. तो आप देख लीजिए, अली वेटेड फॉर द ट्रेन. अब आप ये बताइए कि व्हाट इज़ अ फाइनाइट वर्ब हियर. इट इज़ ऑब्वियस दैट दिस इज वेटेड इज अ फाइनाइट वर्ब. ओके, अब एक ही फाइनाइट वर्ब है. इज देयर एनी अदर फाइनाइट वर्ब? नो. One finite verb, one clause. And how many subject and predicate we have? We have one subject, Ali is a subject, and waited for the train is the predicate. Okay, now let's take a next example, that is the train was late. What is the finite verb here? What is the main verb here? There is only a verb, that is was. It is considered as a finite verb. इसको consider करेंगे हम finite verb में. And जब हम one finite verb की बात कर रहे हैं तो इसका it means that we have only one clause. Okay, मैं दोबारा repeat कर रही हूँ. One clause, one finite verb. Two clauses, two finite verb. And then we have a subject and predicate. The train is the subject and was late is the predicate.
switch to the next type of kind of sentence, that is compound sentence. Compound sentence is also very easy to understand, very easy to comprehend. That is, it has only there will be two, at least two. इट कैन बी मोर देन टू, लेकिन हमेशा जो है वो उसमें जो है वो टू तो होने चाहिए. इट इज़ कंपल्सरी टू हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब मैं यहाँ जहाँ भी मैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की बात कर रही हूँ, तो आप जो है अभी आपको ही मैंने अभी इसी क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कंप्लीट सेंटेंस बनाए, जो स्टैंड कर सके अलोन और जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो. तो यहाँ पर जो है वो कितने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए? टू एटलीस्ट होने चाहिए. जब हम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की बात करते हैं, जब आप टू क्लॉजेस की बात करते हैं, इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइनाइट वर्ब. ओके. अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपकी यहाँ लिखी है कि ईच, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो ईच कैन स्टैंड अलोन. तो ऑटोमेटिकली जो है जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो हर जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है दैट कैन स्टैंड अलोन. यानी अगर आप उसको एक दूसरे से सेपरेट भी कर देंगे तो वो जो है वो क्या होगा, वो कहते हैं इट गिव्स इट्स ओन मीनिंग, अपने मीनिंग्स खुद कंप्लीट कर देता है. और ये किससे ज्वाइन हुए हुए होते हैं? देयर इज़ अ कंजंक्शन, एक कंजंक्शन से ज्वाइन हुए हुए होते हैं. कंजंक्शन, एज यू नो दैट दिस इज यूज फॉर, इट्स अ ग्रोइंग वर्ड दैट इज यूज टू ज्वाइन द वर्ड, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस. सो यहाँ पर ये जो क्लॉजेस, जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ये किससे ज्वाइन हुए हुए होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से. कोऑर्डिनेट का मतलब मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूँगी कि उनमें कौन कौन से आ जाते हैं. ये आई हैव मेड इट कॉलम इन द नेक्स्ट, इसके साथ ही मैंने कॉलम बनाया है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो वो देख लीजिए, आपके पास एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? ही इज़ इल, सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल. एज यू कैन सी दैट एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है. फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ इल, सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल. अब आप यहाँ पर आपके पास कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे, इसके एनालिसिस ऑफ अ सेंटेंस का किस तरह करेंगे कि आप देख लीजिए कि ही इज़ इल, ठीक है, ही इज़ द सब्जेक्ट and is ill is a predicate, and what is a finite verb here? Is a finite verb. And then we have a next clause that in which he is the subject and cannot go to school is a predicate, and what is a finite verb here? Can is the finite verb. So बताइए आप इसके, मैंने इस सेंटेंस को ब्रेकअप कर दिया है दो उसके पार्ट्स में. तो आप मुझे बताइए कि इसमें कितने, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन दिस सेंटेंस. सेंटेंस एक ही है, बट यहाँ पर क्या दो चीज़ें हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? देयर आर टू सब्जेक्ट, 1 and 2. हाउ मेनी प्रेडिकेट्स आर देयर? 1 and 2. So when we have, as I told you repeatedly, I am telling you कि जब one subject, one predicate होता है, we have one clause. When we have two subject, two predicate, we have two clauses. When we have three subject और three predicate, we have 3 clauses and so on. ठीक है. तो अब हमारे पास how many clauses are there? 2 clauses. तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए. अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि दोनों क्लॉजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं भी या नहीं. आप देख लीजिए दैट कैन स्टैंड अलोन, ये अलग खड़े हो सकते हैं. आप देख लीजिए यहाँ तक, अगर आप इस सेंटेंस को हटा दें, इतना से रीड करें ही इज़ इल, तो आप ये बताइए इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. यस, ऑब्वियसली इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, सो दैट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसको भी चेक कर लीजिए, ही कैन नॉट गो टू स्कूल. यस, अगर हम इसको सेपरेटली लिखते हैं, एक सेंटेंस के लिहाज से लिखते हैं, तो इट ऑल्सो गिव्स द कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है. तो ये आपका क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. तो ये दोनों जो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो गए, इसको हमने किस से ज्वाइन कर लिया? एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर हमें कंजंक्शन चाहिए होगा, और वो कंजंक्शन के नाम क्या होगा? वो दे आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं. हियर इज द कंजंक्शन सो. ठीक है, ये था मैंने आपको एनालाइज करके बताया है कि व्हाट इज द कंपाउंड सेंटेंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. अब देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस में ही वेंट टू मरी एंड एंजॉयड देयर. ओके. अब मैं इस सेंटेंस को एनालाइज कैसे कर रही हूँ? ये इज इट हाउ मेनी सेंटेंस आर देयर? इट इज़ ओनली वन सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर कितने क्लॉजेज हैं ये हम अभी वो करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे. आप देख लीजिए, ही इज़ द सब्जेक्ट, वेंट टू मरी इज़ द प्रेडिकेट. अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर सब एंड के बाद यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट वी हैव अ वर्ब. तो आप व्हाट इज़ द, मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो है अगर आपके पास सब्जेक्ट हो भी या ना भी हो,
इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ सब्जेक्ट, लेकिन आपके पास वर्ब ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है। दैट्स वाई जो मैंने यहाँ पर ही को स्किप कर दिया है एंड आई जस्ट रिटन हियर एंजॉयड देयर। तो ये भी आपका जो है वो एक अलग पार्ट बन गया। और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, हिडन है। द सब्जेक्ट इज हिडन। व्हाट इज़ द हिडन सब्जेक्ट? इट इज़ ही। ठीक है, he went to Mary, this is a subject, this is a predicate as I done before. Went is a finite verb, enjoyed is also a finite verb, this is also a predicate. The subject is hidden. What is the hidden subject? जाहिर सी बात है, he went to Mary and enjoyed there, तो किसने enjoy किया है? He ने किया है। repeat हो रहा है subject, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो how many subject are there या how many finite verb are there? Verbs are there, they are two. Went and enjoyed, they are the two finite verbs. When we have two finite verbs, it is a rule that it means that there are two clauses. जब हमारे पास टू क्लॉजेज हैं तो आप ये देख लीजिए कि ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। दे कैन स्टैंड अलोन, येस बोथ कैन स्टैंड अलोन। दे बोथ कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट सेपरेटली। जब ये अलग अलग इनको हम करेंगे तो ये कंप्लीट मीनिंग देंगे। और ये किससे ज्वाइन हुए में? इट इज़ ज्वाइन विद द कंजंक्शन एंड, तो ये एंड से ज्वाइन हुए में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड सेंटेंस। होपफुली यू अंडरस्टूड कि कंपाउंड सेंटेंस में जितने भी क्लॉजेज हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सारे क्या होंगे? दे ऑल विल बी इंडिपेंडेंट, दे ऑल विल बी मेन, दे ऑल विल बी प्रिंसिपल क्लॉज। नाउ कम टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही है, तो इट नीड्स सम अंडरस्टैंडिंग, इट नीड्स सम कहते हैं आपको थोड़ी तवज्जो के साथ, इट नीड्स सम अटेंशन। इसमें क्या है, वी हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें सिर्फ जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, बाकी जितने भी क्लॉजेज होते हैं, द रिमेनिंग क्लॉजेज, जो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दे ऑल विल बी डिपेंडेंट क्लॉजेज। ठीक है, इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और जो है ओनली इंडिपेंडेंट, आपको जाहिर सा है जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं, दैट कैन ओनली स्टैंड अलोन, दैट कैन स्टैंड अलोन। और जब हम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो वो अलग खड़ा नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन। और ये भी किस कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं? जो ऊपर जो मैंने यूज़ किया था कंजंक्शन के साथ, जो वर्ड वो था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और जो नीचे यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और ये एक और ये कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं, उसको हम कंजंक्शन नहीं कहते, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वो क्या होते हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, आप यहाँ देख लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर देयर इज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड मोर देन 1 or 2 or 3 डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। लेट्स हैव एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल से वो कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज एग्जाम्पल? पीपल रियलाइज दैट अर्ली राइजिंग इज़ अ गुड हैबिट। अब यहाँ पर आपका देख लीजिए, आपका जो पीपल है, दिस इज़ अ सब्जेक्ट, दिस इज़ अ प्रेडिकेट, early rising is also a subject and the leftover thing is your predicate. Finite verb इसमें क्या है? This is also your finite verb. Realize is a finite verb and यहाँ पर finite verb क्या है? is है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, दो finite verbs हो गए, तो क्या होगा आप मुझे बताइए कि when we have two finite verb, two subject और predicate, तो what does it mean? We have two clauses. यहाँ में भी दो clause हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि which one is the independent clause and which one is the dependent clause? एक बात में आप याद रखिएगा कि जो कंजंक्शन, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, जब वो सेंटेंस में यूज़ होते हैं, दे आर रिमूवेबल, उनको रिमूव कर सकते हैं, यू कैन रिमूव इट। जब वो सेंटेंस में आते हैं तो अगर हमें रीमेक करना हो सेंटेंस को तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, वो रिमूवेबल नहीं होते हैं। तो आप ये देखिए कि जो भी कंजंक्शन के बाद जो है वो अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें, अगर उस कंजंक्शन के बाद कोई क्लॉज आ रहा है तो वो आपका हमेशा क्या होगा? वो आपका होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो आपका कंजंक्शन के साथ वाला जो क्लॉज होगा, जैसे हियर व्हाट इज़ अ क्लॉज, हियर डैट के बाद क्या यूज़ हो रहा है? अर्ली राइजिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो वो आपका इट इज़ ऑब्वियस दैट कि वो आपका हमेशा क्या होगा? सबऑर्डिनेट होगा। यानी सबऑर्डिनेट का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी डिपेंडेंट का मतलब दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, दैट कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट। और जो उसके साथ उसके बाद वाला भी हो सकता है, उससे पहले वाला भी जो हो सकता है, वो आपका क्या होगा? इसके अलावा जो क्लॉज होगा वो आपका क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट होगा। आप देख लीजिए
people realize it gives a complete meaning and that early rising is a good habit. मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि इसमें जो कंजंक्शन जो यूज़ होते हैं वो रिमूवेबल नहीं होते हैं. You cannot remove it. Once you have used, you cannot remove it. तो यहाँ पर जो है वो आपका ये क्या बन गया, आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया. तो व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा डिपेंडेंट हो या दो से ज़्यादा हो और किस कंजंक्शन से ज्वाइन हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन हो, तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? दे आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ओके, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट एग्जांपल. मैंने आपको जैसे बताया कि वो कंजंक्शन से भी ज्वाइन होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन से भी. तो आप देख लीजिए इन द नेक्स्ट एग्जांपल आई गिव द एग्जांपल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज द एग्जांपल हियर? आई नो अ पर्सन हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो व्हाट इज, फिर इसको एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा वाला जो है विच वन इज़ द प्रिंसिपल क्लॉज, विच वन इज़ द सबऑर्डिनेट, या विच वन इज़ द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड विच वन इज़ द डिपेंडेंट क्लॉज. एज यू कैन सी मैंने आपको बताया है कि जो कंजंक्शन के बाद वाला होगा दैट इज़ योर डिपेंडेंट क्लॉज, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम. और आई नो अ पर्सन, ये आपका क्या हो गया? दिस इज़ योर इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन. अगर आप इसको यहीं तक एंड कर दें, आई नो अ पर्सन तक एंड कर दें, तो इट गिव्स द मेक फॉर कंप्लीट मीनिंग. लेकिन अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक अकेले देखें तो इट डज नॉट give the complete meaning, does not make express the complete thought. Who can solve your problem? Who can solve your problem? आपको कंप्लीट थॉट नहीं देगा अगर ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है. दिस इज जब WH वर्ड जो है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, आपके टीचर ने आपको बताया भी था. तो ये जो जब इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस यूज़ होते हैं, देयर नेम चेंज्ड, इनका नाम चेंज हो जाता है. ये किस क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, मैं एज आई टोल्ड यू, मैंने जैसे आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में बताया था कि वहाँ पर कुछ कंजंक्शन यूज होते हैं. द कंजंक्शन विच इज़ यूज इन द कंपाउंड सेंटेंसेस वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो सेंटेंस में रिमूवेबल होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को हम रिमूव नहीं कर सकते. they cannot be removed in a sentence once it is used. ठीक है. अच्छा, अब वो कंजंक्शंस होते क्या हैं? वो उनका कंजंक्शन की बात आती है तो हम हमेशा कनेक्ट करेंगे वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को, व्हाटएवर. अच्छा, यहाँ पर जब हम कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे क्लॉजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके पास इंडिपेंडेंट होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस इक्वल होती है, उनमें क्या कहते हैं इक्वालिटी होती है. तो उसको जो कनेक्ट करने के लिए जो कंजंक्शंस यूज़ होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. वो हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी ज्वाइन कर देते हैं. अच्छा, अब इसको जो है याद रखने का तरीका है, इसके लिए एक एक्रोनिम है. आप सर्च करेंगे, आप अपनी जो बुक्स हैं ग्रामर की ऑथेंटिक बुक्स, वहाँ पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक एक्रोनिम मिलता है. दैट इज़ कॉल्ड that easy to remember for the student, that is फैन बॉयज़. अब फैन बॉयज़ का एक्रोनिम बनता है, आपको आसान है याद करना. फैन का F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so. अगर ये in the middle of the sentence या in the beginning of the sentence अगर ये यूज़ हो रहे हैं तो फिर ये कौन सा सेंटेंस अगर आप और ये ज्वाइन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं दो क्लॉजेस को, और वो कैसे क्लॉजेस हैं? इंडिपेंडेंट हैं. तो वो ये कंजंक्शन क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. होपफुली यू अंडरस्टूड कि हम जब कंपाउंड सेंटेंसेस में अगर इनमें से कोई वर्ड आएगा फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, लेकिन ये वर्ड किसको ज्वाइन कर रहे होंगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रेजेस, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द क्लॉजेस. ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन करें. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ सारा एंड आयशा आर गुड फ्रेंड्स, तो आप ये नहीं कि सारा एंड आयशा की वजह से एंड, भाई यहाँ पर एंड यूज़ हुआ है सो दैट्स विल बी कंपाउंड सेंटेंस. आप ये तो देखिए कि यहाँ पर कितने फाइनाइट वर्ब है. एज आई टोल्ड यू कि जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होगा तो वो आपका सिंपल होगा, जिसमें 2 या 3 फाइनाइट वर्ब होंगे तो वो आपके या तो कंपाउंड होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा. तो आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि अगर आपको एंड और कहीं कनेक्ट हुआ मिले तो आप उसको जल्दी से उसको कंपाउंड देख लें. आप उसमें ये भी चेक कीजिए कि वहाँ पर फाइनाइट वर्ब्स कितने हैं, नंबर ऑफ फाइनाइट्स वर्ब को भी चेक करें. नाउ कम टू द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये कैसे हैं? यहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस के क्लॉजेस को आप ज्वाइन करते हैं. यहाँ पर जो है वो आप कनेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट आइडिया को, यानी इंपॉर्टेंट का मतलब यानी प्रिंसिपल क्लॉज को विद द लेस इंपॉर्टेंट आइडिया. जो दूसरा
लेस इंपॉर्टेंट आइडिया होता है उससे आप ज्वाइन करते हैं, यानी ज्वाइन मेन क्लॉज विद द सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। आप अपने ये कंजंक्शन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, जब आप अपने मेन क्लॉज को किससे ज्वाइन कर रहे होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज का मतलब है डिपेंडेंट क्लॉजेज से ज्वाइन कर रहे होते हैं, दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, जो अकेले नहीं खड़े हो सकते। अब वो कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, उनका नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें आपके आ जाते हैं बिकॉज, इफ, बिफोर, सो, दैट, व्हाई, ऑल्दो, दो, इफ, सो, बहुत सारे जो इनके अलावा जितने भी कंजंक्शंस हैं जो ज्वाइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं टू क्लॉजेस को, वो हमारे सब किस में आते हैं, वो सबऑर्डिनेट में आते हैं। और उसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, हु, वेयर, व्हाट, विच, ये सारे जो है वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन में एज अ कंजंक्शन के तौर पे आ जाएंगे। So let's come, hopefully you understood whatever I explained you today कि क्या है तब बताया था। First I explained you what is independent and dependent clause, and then I explained you in detail kind of sentences, and then the difference between the coordinating and subordinating conjunction. Now open your book, page number 36, page number 36, open it, and there is an exercise. क्या करना है, what is the exercise? State which of the following sentences are simple, compound or complex. आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सिंपल कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, एंड कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो लेट्स हैव एग्जांपल। फर्स्ट सेंटेंस वी हैव, ही टुक द डिनर लेट नाइट। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आप कैसे एनालाइज करेंगे कि किस तरह आपको पता चलेगा कि ये कंपाउंड है या ये कॉम्प्लेक्स है या ये सिंपल है। तो मैंने आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि जो है जब हमारे पास वन फाइनाइट वर्ब हो तो वो हमेशा कौन सा सेंटेंस होता है, वन सब्जेक्ट हो वन प्रेडिकेट हो, वो हमेशा हमारे पास होता है सिंपल। जब दो क्लॉजेस हों लेकिन वो ज्वाइन हुए हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से तो वो होते हैं कंपाउंड। और जो दो क्लॉजेस जिसमें एक इंडिपेंडेंट हो और दूसरा डिपेंडेंट हो और वो ज्वाइन हुए हो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, जिसमें बहुत सारे कंजंक्शंस आ जाते हैं अदर देन फैन बॉयज़, तो वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, ही टुक द डिनर लेट नाइट। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा फाइनाइट वर्ब है। ऑब्वियस दैट कि यहाँ पर टुक इज़ अ फाइनाइट वर्ब, बिल्कुल क्लियरली शो हुआ है, और इट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। सो दिस सेंटेंस, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ दिस सेंटेंस, दिस इज सिंपल। ठीक है, ये इस तरह आप करेंगे। देन वी हैव अ नेक्स्ट सेंटेंस, रज़ा इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड मैन एंड ही लिव्स अ हैप्पी लाइफ। मैंने आपको बताया था कि एंड को उस वक्त हमारे लिए फोकस ऑफ हमारा वो होगा जब हम उसको फोकस जब करेंगे जब हमारे वो दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा हो। आप चेक कर लीजिए कहीं ये दो वर्ड्स को तो नहीं ज्वाइन कर रहा। येस, इट्स ज्वाइनिंग द टू क्लॉजेस। अब क्लॉजेस का कैसे पता चलेगा, देख लीजिए यहाँ का फाइनाइट वर्ब इज़ है, यहाँ पर फाइनाइट वर्ब लिव्स है। तो हाउ मेनी फाइनाइट वर्ब्स आर देयर, देयर आर टू फाइनाइट वर्ब। दैट व्हेन वी हैव टू फाइनाइट वर्ब देयर आर टू क्लॉजेस। अब ये दो क्लॉजेस हैं, ज्वाइन किससे हुए हुए हैं, कौन से कंजंक्शन से हुए हुए हैं, एंड से हुए हुए हैं। एंड किस कैटेगरी में आता है, एंड कम्स इन द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फैन बॉयज़ की कैटेगरी में आता है। एफ एंड सेकंड वो है। तो आप जो है ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा कंपाउंड। आप मेक श्योर कि आप इस बात को याद रखिए कि जो आपका कंजंक्शन है वो ज्वाइन करना चाहिए कि दो क्लॉजेस को, नॉट टू वर्ड्स, नॉट टू फ्रेजेस। ओके, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट सेंटेंस, आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई वॉज टायर्ड। अब आप इसमें भी आप देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको समझेंगे तो आप खुद ही बता देंगे कि ये कौन सा है। देख लीजिए यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, बिकॉज है। क्या ये दिस कंजंक्शन इज ज्वाइनिंग टू फ्रेजेस, टू वर्ड्स और टू क्लॉजेस। तो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, ऑब्वियस है ये। देख लीजिए यहाँ पर बॉस जो है आपका फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर कुड फाइनाइट वर्ब है। तो हाउ मेनी फाइनाइट वर्ब, टू फाइनाइट वर्ब, टू क्लॉजेस ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन बिकॉज इज अ नॉट अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है बल्कि कौन सा है, सब ऑर्डिनेट है। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ द सेंटेंस, दिस विल बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, in this way you will solve the whole exercise only because it is quite enough for today. So I'm just giving you only one exercise, that is exercise A. Inshallah we will solve other exercises, the leftover exercises in the next class. Now note down your homework. The homework for today, do exercise A, page number 36 of lesson number 5. This is your homework for today. Inshallah, hopefully you understood whatever I explained you. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum.